हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? होप सो गाइस, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। इसलिए अगर आप लोग सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं और उसके बाद आपका ड्रीम है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो उसके लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CUET। तो CUET 2023 आप लोगों को देना होगा और उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अभी हमारी पूरी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि जो डोमेन स्पेसिफिक है जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स लेने वाला हूं आपके लिए, तो अकाउंट्स के आपके 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के हम लोग यहां पर करने वाले हैं MCQs। और उन MCQs से बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो 12th बोर्ड में आएंगे वो तो कवर होंगे ही होंगे, और साथ में CUET के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आप लोगों के कवर होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैंने कंप्लीट किया है MCOM, साथ में करी है मैंने PhD, वो भी कॉमर्स में। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं, और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूं उनके लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड बात ये कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूं उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और मेरे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो भी टेलीग्राम है। तो बच्चों, टेलीग्राम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जल्दी फटाफट से टेलीग्राम का एप्लीकेशन ओपन करें, मेरा नाम सर्च करें डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक, और डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ग्रुप नजर आ जाएगा और उस ग्रुप को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, इस कम्युनिटी का मेंबर अगर आप बन जाएंगे तो इससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स के। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर गाइस ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ। बताओ बच्चों, डिबेंचर्स इनमें से किसका पार्ट है? डिबेंचर्स इसमें से शेयर होल्डर्स का पार्ट है, या डिबेंचर्स बताओ बोरोड फंड का पार्ट है, या फिर डिबेंचर बोरोविंग फ्रॉम बैंक है, या फिर डिबेंचर नन ऑफ द अबो है? बताइए बच्चों, डिबेंचर्स इनमें से किसका पार्ट है? बताइए बच्चों, डिबेंचर्स किसका पार्ट है? क्या डिबेंचर शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है? तो आप इमेजिन करो, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आएगा। तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जो डिबेंचर्स है ना वो अपना पार्ट होगा बोरो फंड का। मतलब जो पैसा कंपनी के द्वारा उधार लिया जाता है उसे अपन बोलते हैं बोरो फंड। तो डिबेंचर्स हमारा एक तरीके से बोरो फंड का पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आपको ऑप्शन बी पे लगाना है लॉक। बोरो फंड बोल दो या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बोल दो। डिबेंचर्स जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी वाले मेन हेड में आएगा, और इसका जो सब हेड होता है वो अपना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है। तो डिबेंचर्स अपना लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट है, मतलब बोरोड फंड का पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ। डिबेंचर्स को अपन कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे। बताइए इनमें से किस हेड में
डिबेंचर्स को अपन कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से किस हेड में? ऑप्शन ए नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखोगे, ऑप्शन बी करंट लायबिलिटीज में लिखोगे, ऑप्शन सी शेयर कैपिटल में लिखोगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो डिबेंचर्स होते हैं इसे अपन शो करते हैं मेन हेड, और उस मेन हेड का नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, और इसी के अंदर एक सब हेड होता है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो डिबेंचर्स को अपन नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, और उसके नीचे जो सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, उसमें शो किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर्स होल्डर आर। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं। तो डिबेंचर्स होल्डर्स बताइए, ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑनर होते हैं, लेंडर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेंडर्स होते हैं, या वेंडर ऑफ द कंपनी, कंपनी के वेंडर्स होते हैं, या कस्टमर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के कस्टमर्स होते हैं। बताइए बच्चों कौन होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स इनमें से कौन है। क्या ये कंपनी के ऑनर है? कंपनी के ऑनर डिबेंचर होल्डर्स नहीं होते। कंपनी के ऑनर कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के ऑनर कंपनी के कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? सर डिबेंचर होल्डर कंपनी के लेंडर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जो लोन देते हैं ना, वो होते हैं। तो अपन क्या मानेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लेंडर होंगे। आपको ऑप्शन बी पे लगाना है टिक। ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड। बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड, ऑप्शन ए एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब जो प्री डिटरमाइंड रेट है उस पर इंटरेस्ट पे होता है, या फिर वेरिएबल रेट, वेरिएबल रेट पे पे होगा, या एट अ रेट बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब ये उस रेट पर पे होगा जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उस पर बेस करती है वो, या एट अ रेट एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम रेट चेंज होती रहती है, उस पर दिया जाता है। तो बच्चों देखो सिंपल सी गणित है, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो प्री डिटरमाइंड रेट पर मिलता है। बोलो किस पे मिलता है? प्री डिटरमाइंड रेट पर मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब जब भी अपन डिबेंचर्स को इशू करेंगे ना, उसी वक्त डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट में जो रेट मेंशन कर दी जाती है उसी रेट पर डिबेंचर होल्डर को कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट नहीं के बराबर हो, इंटरेस्ट की रेट उतनी ही रहती है। इसी कारण से जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी इंटरेस्ट देना है, कंपनी को लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट देना है, किसी भी कीमत पर कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब अपन डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट इज, बताओ डिबेंचर अकाउंट को क्या किया जाएगा। जब आप डिबेंचर को इशू करते हो तो डिबेंचर अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ उतने से करोगे क्रेडिट, या क्रेडिटेड बाय द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर, मतलब जो डिबेंचर्स के इशू प्राइस है उस वैल्यू पे करोगे क्रेडिट, या फिर क्रेडिटेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, मतलब डिबेंचर की फेस वैल्यू पे करोगे आप क्रेडिट, या फिर नन ऑफ दी अबो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब कोई कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो डिबेंचर अकाउंट अपना क्रेडिट, बोलो किस वैल्यू पर होगा? तो डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताता हूं। मुझे बताओ अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पर तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे? अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे, साथ में टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10% डिबेंचर अकाउंट
एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों 10% डिबेंचर अकाउंट किस पे होगा क्रेडिट? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। प्रीमियम बोलो कितने रुपए है? मान लो 20 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट बताओ कितने रुपए से हो गया? 120। बैंक अकाउंट डेबिट अपना 120 से हो गया, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट अपना 100 रुपए से हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपना 20 रुपीज से क्रेडिट हो गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है फेस वैल्यू पर। डिबेंचर अकाउंट किस वैल्यू पर होता है क्रेडिट? फेस वैल्यू पे होता है क्रेडिट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्रेडिटेड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, credited by the nominal value of the debenture. Next, when debentures are issued at a discount, the discount is write off. जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी डिस्काउंट पे तो वो डिस्काउंट बताओ राइट ऑफ किससे करेंगे? तो मैंने आपको ये सिखा रखा है, आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ करना है तो या तो आप उसको राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो आप उसको राइट ऑफ करोगे कैपिटल रिजर्व से, और अगर आपके पास में कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो आप इसको राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। आई बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले अपन इस्तेमाल करेंगे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल रिजर्व का, और अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो अपन इसे राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो ऑप्शन ए, आफ्टर डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम, क्या आप इसको राइट ऑफ कब करोगे? जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाएगा तब? नहीं, इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशू, उस ईयर राइट ऑफ करोगे जिस ईयर डिबेंचर इशू हुए थे। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स की जो लाइफ है उस लाइफ में आप राइट ऑफ कर दोगे या नन ऑफ द अबो? बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो सर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इन द ईयर when debentures are issue। हम लोग इसे राइट ऑफ कब करेंगे? उसी ईयर राइट ऑफ कर देंगे जिस ईयर हमने डिबेंचर्स को इशू किया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उसी साल राइट ऑफ हो जाएंगे जिस साल हमने डिबेंचर को इशू किया था, और ये राइट ऑफ किन में से होंगे? या तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना है, अगर वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, और अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ किया जाएगा। बोलो किससे राइट ऑफ किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिस ईयर अपन ने डिबेंचर को इशू किया हम उसी ईयर में उसको राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू, जो अमाउंट अपने को रिसीव हुआ उसी पर पे करेंगे, या फेस वैल्यू पर पे करेंगे, या प्रीमियम पर पे करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप डिबेंचर्स को इशू करोगे उस पर अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट आप किस पर दोगे? फेस वैल्यू पे। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूं कि अगर अपने को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना है तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा फेस वैल्यू से, इनटू करना पड़ेगा अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड करना पड़ेगा 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को मंथ अपॉन 12। समझ रहे मेरी बात? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। जो भी आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स है इसको आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में टोटल आ जाएगा डिबेंचर का फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। बोलो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? श्योर, वेरी गुड। तो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फेस वैल्यू पर दिया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, डिबेंचर्स इशू एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी, अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी इशू करती है तो आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, क्या आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, क्या आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, आप इसको बुक में रिकॉर्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं,
या नन ऑफ दी अबो, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जब भी कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू कर देती है एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, तो उसको अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप बुक्स में इसकी एंट्री पास करें, मतलब बुक्स में आप इसको रिकॉर्ड करें। जब आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है। मैं आपको बता देता हूं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हमको इसके लिए बोलो किस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, हम इसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट कर देते हैं और साथ में 2x% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू x% डिबेंचर अकाउंट। या तो आप इस तरह की एंट्री पास करके आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या आप एंट्री पास नहीं करके भी कर सकते हो। मतलब आप इसकी एंट्री नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। समझ रहे हो? तो अगर अपन डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, तो आप इसको बुक में रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, आप इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड ₹4 लाख। कोई एक्स लिमिटेड है जिन्होंने बिल्डिंग परचेज करी, गाइस एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज करी वाई लिमिटेड से, वो भी 4 लाख रुपए में। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। बताओ इसके लिए कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू किए, और वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 20 रुपीज डिस्काउंट पे। 100 रुपए का डिबेंचर 20% डिस्काउंट पर कंपनी ने इशू किया। तो बताओ डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है कि डिबेंचर अकाउंट को अपन कितने से क्रेडिट करेंगे। बताओ एक्स लिमिटेड ने परचेस करी बिल्डिंग, वो भी कितने की, 4 लाख की। इसका पेमेंट कैसे हो रहा है, कंपनी इशू कर रही है 100 रुपए वाले डिबेंचर 20 रुपीज के डिस्काउंट पे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू करेगी, और इसके लिए बताओ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अपने को नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना है। तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपन कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का तरीका, अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। तो बच्चों अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर कितना है, 4 लाख, और एक डिबेंचर की इशू प्राइस कितनी है, 80 रुपए। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और टोटल बताओ कितने डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी, 5000 डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो डिबेंचर अकाउंट होगा फेस वैल्यू पर क्रेडिट। तो अपने को फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5000 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास 5 लाख रुपीज आएगा। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 लाख रुपए। पहले मैंने निकाले नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले, अमाउंट पेएबल टू वेंडर वो कितना है, 4 लाख, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस वो कितनी है, 80। 4 लाख डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 आएगा। 5000 को मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू से, जो कि अपनी 100 रुपए है, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है फेस वैल्यू पर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो कितना हो गया, 5 लाख। तो डिबेंचर अकाउंट अपना क्रेडिट होगा 5 लाख रुपए से। अगला क्वेश्चन, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ फ्रॉम। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक तो डिस्काउंट को और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम किस में से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो पहले भी ये प्रश्न आया था, अभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया या तो आपको सबसे पहले किसको छूना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या तो आप इससे राइट ऑफ कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अलावा आप राइट ऑफ कर सकते हो कैपिटल रिजर्व से, या फिर आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। मतलब अगर अपने पास एसपीआर पड़ा है तो अपन सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज में लेंगे। अगर अपने पास में वो नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, तो फिर कैपिटल रिजर्व को यूज लेंगे। और अगर ये दोनों नहीं है पर दोनों हैं
पर अमाउंट कम है, या तो ये दोनों नहीं होंगे या फिर ये दोनों होंगे पर अमाउंट नहीं के बराबर होगा, तो उस केस में अपने को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज में लेना है। उस केस में अपने को बोलो किसको यूज में लेना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज में लेना है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिल्कुल सही जवाब। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ इट इज एग्जिस्ट एंड देयर आफ्टर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गलत और जनरल रिजर्व गलत। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर वो एग्जिस्ट है तो, और उसके बाद अगर इसमें वैल्यू कम पड़ गई तो आप कहां से राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। सपोज मान लो डिस्काउंट आपका है 50,000 का, अरे डिस्काउंट कितने का है 50, पर आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व केवल है 30, तो बताओ आपने 30,000 रुपीज तो राइट ऑफ कहां से कर लिए, एसपीआर से, और बाकी जो रिमेनिंग बचा 20,000 रुपीज वो आपको राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। समझ रहे हो आप, टोटल 50,000 रुपीज का लॉस है, इसमें से आपने 30,000 रुपीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले लिए और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आप ले लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो टोटल मैंने आज की इस क्लास में आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस डिबेंचर्स के अच्छे वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। होप सो आपको इन क्वेश्चंस में बहुत मजा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। लास्ट में जाते जाते मुझे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग सभी CUET का एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी पर CUET कोर्स के लिए ज्वाइन करना होगा। अगर आप CUET का कोर्स लेते हो तो मेरा कोड लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 101% 10% ऑफ मिलने वाला है, अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो ये आपके लिए एक छोटा सा बेनिफिशियल था जो मुझे आपको बताना था। लास्ट में जाते जाते 2 पंक्तियां मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। इन पंक्तियों को सुनकर मैं तो बहुत मोटिवेट होता हूं, मुझे लगता है कि आप भी बहुत मोटिवेट रहेंगे। और वो पंक्तियां ये है कि जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों ने से अच्छा व्यवहार करे। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। जब आप जीवन में ऊंचा उठ रहे होते हो ना, तो आपको सभी लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा करना होता है, उनसे व्यवहार अच्छा मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर आप मान लो वापस नीचे आए तो आपको सामना उन्हीं लोगों से करना होगा जिन लोगों से आपने व्यवहार बिगाड़ा था। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, पसंद कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं क्या कमी लग रही है, आप वो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब तक आप लोग कमी हमारी नहीं बताएंगे कि आपको क्या चीज चाहिए और हम क्या आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।